हम लोग लास्ट की क्लास में पढ़े थे सॉइल प्रोफाइल और सॉइल हॉरिजॉन, और हमने बताया था कि अगर बी हॉरिजॉन का थिकनेस काफी ज्यादा है तो ये बताता है कि ट्रॉपिकल एरिया का सॉइल है। अगर सबका सारे लेयर का थिकनेस लगभग में सेम है ओ ए बी सी का, इसका मतलब होता है कि वो टेम्परेट एरिया का सॉइल है। आज हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल, और हमने लिखा है सॉइल दो टाइप के होते हैं। एक का नाम है रेसिडुअल सॉइल, उसी को सेडिमेंट्री सॉइल बोलते हैं, और दूसरा ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेसिडुअल सॉइल क्या है? तो सॉइल फॉर्म इन सीटू ओवर द पेरेंटल रॉक बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। सॉइल फॉर्म इन सीटू वहीं का वहीं बनता है, पेरेंटल रॉक के ऊपर बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग से, उसी को हम लोग कहते हैं रेसिडुअल सॉइल। और ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या है? तो हम लोग कहते हैं सॉइल फॉर्म बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय एनी एजेंट। सॉइल बनता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय एनी एजेंट से, तो उसी को ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेसिडुअल सॉइल क्या था? इन सीटू ओवर द पेरेंटल रॉक बनना है, पेरेंटल रॉक के ऊपर ही बनना है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेसिडुअल है, वेदरिंग से बनता है। और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस से बनता है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल ना 4 टाइप की होती है। इलोनियल है, एलुवियल, इलोनियल किससे बनता है? एजेंट के बेसिस पे ट्रांसपोर्टेड 4 टाइप के होते हैं। इलोनियल विंड और एयर ट्रांसपोर्ट, एलुवियल रिवर और वाटर, कोलुवियल ग्लेशियल, ग्लेशियल। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल एजेंट के बेसिस पे 4 टाइप के होते हैं, इलोनियल, एलुवियल, कोलुवियल और ग्लेशियल। इलोनियल विंड और एयर से ट्रांसपोर्ट होता है, कोलुवियल ग्रेविटेशनल पुल फोर्स से, एलुवियल वाटर या रिवर से, और ग्लेशियल ग्लेशियल। लोग पूछते हैं आइडियल सॉइल फॉर कल्टीवेशन कौन सा है? तो हम लोग कहते हैं आइडियल सॉइल जो होता है कल्टीवेशन के लिए वो एलुवियल होता है। हम लोग इसको मिटाते हैं और हम लोग जानेंगे कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल वाटर 25%, सॉइल एयर ये भी 25%। इनऑर्गेनिक मिनरल इन सॉइल 40 to 45%। ऑर्गेनिक मिनरल इन सॉइल 5 to 10%। और सॉइल ऑर्गेनिज्म
वेरिएबल। कंपोजिशन ऑफ सॉइल क्या है, तो सॉइल वाटर 25%, सॉइल एयर 25%, इनऑर्गेनिक मिनरल इन सॉइल 40-45%, ऑर्गेनिक मिनरल इन सॉइल 5-10% और सॉइल ऑर्गेनिज्म वेरिएबल होते हैं। हम लोगों को इसमें से एक एक करके पढ़ना है और हम लोग फर्स्ट लिखते हैं इसमें सॉइल वाटर। ये हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बस लिख देते हैं। की टॉपिक ट्रांसपोर्टिंग प्लांट। सॉइल वाटर कहाँ पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट पढ़ चुके हैं, दोबारा से नहीं पढ़ाया जाएगा। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में ही हमने पढ़ाया था। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, कैसार्ड, इकार्ड, होलार्ड, रन ऑफ वाटर और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ चुके हैं, तो दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता। सेकंड है सॉइल एयर। इसमें एक ही बात बोलूंगा, सॉइल कंटेन मोर CO2 विथ रिस्पेक्ट टू O2। सॉइल में CO2 ज्यादा होता है, O2 कम होता है। सॉइल में CO2 ज्यादा, O2 कम। तो ये था सॉइल एयर। अब हम लोगों को पढ़ना है इनऑर्गेनिक मिनरल इन सॉइल। इनऑर्गेनिक मिनरल इन सॉइल ऑन बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस। क्ले है, इसका साइज लेस देन, ये लेस देन है 0.002 mm। सिल्ट, इसका साइज 0.0022 0.02 mm। सेंड, और ये भी दो होता है, एक का नाम है फाइन सैंड और एक है कोर्स सैंड। फाइन सैंड होता है, इसका साइज 0.022 0.2 mm और कोर्स सैंड होते हैं, इसका साइज होता है 0.222 mm। एक है ग्रेवल, इसका साइज होता है मोर देन 2 mm से ज्यादा साइज। तो इनऑर्गेनिक मिनरल को हमने साइज के बेसिस पे लिखा है। क्ले वो होता है जिसका साइज 0.002 mm से कम होता है। सिल्ट वो होता है जिसका साइज 0.0022 0.02 mm होता है। सैंड भी दो तरह के होते हैं, फाइन सैंड जिसका साइज 0.0222 mm होता है, कोर्स सैंड 0.222 mm होता है। ग्रेवल वो होते हैं जिसका साइज 2 mm से ज्यादा होता है। एक लिखते हैं सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर, और सबसे फर्स्ट है सैंडी सॉइल। इसमें 80% सैंड होते हैं प्लस
20% या तो क्ले होगा, या नहीं तो सिल्ट होगा, या नहीं तो बोथ होगा। सेकेंड है लोम सॉइल, 40% सैंड है प्लस 40% सिल्ट है प्लस 20% क्ले। और एक है क्ले सॉइल, इसी को बोलते हैं सिल्ट सॉइल। क्ले सॉइल या सिल्ट सॉइल है, इसमें 40% क्ले है प्लस रेस्ट सिल्ट है प्लस फ्यू सैंड। देखिए सॉइल टेक्सचर है, यहाँ पे हमने 3 लिखा है। सैंडी सॉइल में 80% सैंड होते हैं, 20% क्ले हो सकता है या सिल्ट हो सकता है या दोनों चीज हो सकते हैं। लोम सॉइल में 40% सैंड होते हैं, 40% सिल्ट होते हैं और 20% क्ले होते हैं। क्ले सॉइल है या इसी को सिल्ट सॉइल बोलते हैं, इसमें 40% क्ले होते हैं, रेस्ट सिल्ट होते हैं, लेकिन कुछ सैंड भी होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस सॉइल का होगा? क्ले सॉइल का। मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसका है? सैंडी सॉइल का मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। एंड सॉइल आइडियल फॉर कल्टीवेशन कौन सा है? लोम सॉइल। अगर ऑप्शन में ये नहीं मिले, क्वेश्चन पूछा जाए सॉइल आइडियल फॉर कल्टीवेशन, ऑप्शन में लोम नहीं मिले, तो आप एलुवियल आंसर कर दीजिएगा, वो सॉइल आइडियल होते हैं कल्टीवेशन। तो हमने आपको बताया कि मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले का, मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल का, सॉइल आइडियल फॉर कल्टीवेशन लोम नहीं तो एलुवियल सॉइल आइडियल होते हैं कल्टीवेशन। अब लोग पूछते हैं कि एक आइडियल सॉइल का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? एक आइडियल सॉइल का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? हम लोग कहते हैं वो वाटर को होल्ड करता है, लेकिन परकोलेट भी करता है रैपिडली। वाटर को होल्ड भी करता है और परकोलेट भी करता है रैपिडली, वही आइडियल होती है। वाटर को होल्ड नहीं किया, सब परकोलेट कर दिया तो वो भी अच्छा नहीं। सारे वाटर को होल्ड ही कर लिया, परकोलेट नहीं किया तो वो भी अच्छा नहीं। एक आइडियल सॉइल वो होता है जो वाटर को होल्ड भी करता है और परकोलेट करता है, वाटर को रैपिडली परकोलेट करता है, तो वो लोम सॉइल। ये था इनऑर्गेनिक मिनरल। हम लोगों को फोर्थ नंबर में जानना है ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। इसमें ना सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऐसे करके लीटर। लीटर क्या है? हम लोग कहते हैं इट इज फ्रेशली फॉलन ऑर्गेनिक मैटर ऑन अर्थ सरफेस। इट इज फ्रेशली फॉलन ऑर्गेनिक मैटर ऑन अर्थ सरफेस। फ्रेशली फॉल जो है ऑर्गेनिक मैटर का अर्थ सरफेस से, उसी को लीटर। It include dead plant part, dead animal body, animal waste, etc. It include dead plant part, dead animal body, animal waste, etc. इन सब चीजों को। आपने कभी पार्क में लिखा हुआ देखा होगा, डू नॉट लीटर। लीटर का मतलब क्या है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जमीन पर नहीं फेंकना है, तो वही लीटर। किसी प्लांट का लीफ टूट करके ग्राउंड पे गिरा हुआ है तो हम लोग कहेंगे लीटर, लीटर फॉल हुआ। किसी एनिमल का डेड बॉडी ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, जब तक वो फ्रेश है तब तक वो लीटर। और हम लोग कहते हैं किसी एनिमल ने फीकल मटेरियल को रिमूव कर दिया तो वो क्या है? लीटर है, जब तक वो फ्रेश है। यानी लीटर क्या है? फ्रेशली फॉलन ऑर्गेनिक मैटर है अर्थ के सरफेस से, उसी को लीटर। अब ये लीटर चेंज हो गया डफ।
डफ क्या है? हम लोग कहते हैं इट इज पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक। डफ क्या है? पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक। वो लीफ जो ग्राउंड पे गिरा है वो जब पार्शियली डिकम्पोज हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? डफ। और ह्यूमस क्या है? यानी लीटर फ्रेशली फॉलन था, डफ पार्शियली डिकम्पोज था, तो ह्यूमस क्या होगा? कंप्लीटली डिकम्पोज। ह्यूमस क्या है? कंप्लीटली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है। इट इज डार्क एमोर्फस सब्सटेंस एंड इट इज कंसीडर एज प्रोटोप्लाज्म ऑफ सॉइल। डार्क एमोर्फस सब्सटेंस है और इसको कंसीडर होता है प्रोटोप्लाज्म ऑफ सॉइल की जैसा, बिकॉज इट इज मोस्ट रेसिस्टेंट पार्ट ऑफ सॉइल अगेंस्ट माइक्रोबियल एक्टिविटी। मोस्ट रेसिस्टेंट पार्ट है सॉइल का अगेंस्ट माइक्रोबियल एक्टिविटी। हमने यहाँ 3-4 बात किया आपसे। ह्यूमस कंप्लीटली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है, इट इज डार्क एमोर्फस सब्सटेंस है और इसको प्रोटोप्लाज्म ऑफ सॉइल बोलते हैं बिकॉज इट इज रिजर्वाइड ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट। सॉइल न्यूट्रिएंट का रिजर्वाइड है इसलिए प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और इट इज मोस्ट रेसिस्टेंट पार्ट ऑफ सॉइल अगेंस्ट माइक्रोबियल एक्टिविटी। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का औकात नहीं है ह्यूमस को डाइजेस्ट करना। ह्यूमस कंप्लीटली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है, डार्क एमोर्फस सब्सटेंस है। इसको प्रोटोप्लाज्म ऑफ सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे सॉइल न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर है। सेल के लिए जितना प्रोटोप्लाज्म एसेंशियल होता है सॉइल के लिए उतना ही एसेंशियल ह्यूमस होता है, इसलिए इसको प्रोटोप्लाज्म। ये सारे सॉइल न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर होता है और मोस्ट रेसिस्टेंट पार्ट होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी। ये ह्यूमस भी दो तरह के होते हैं। एक का नाम है मोर ह्यूमस और एक है मूल ह्यूमस। मोर में कहते हैं लेयरिंग प्रेजेंट होगा, इसमें लेयरिंग। ह्यूमस भी दो टाइप के होते हैं, एक का नाम है मोर ह्यूमस और एक का नाम है मूल ह्यूमस। देखिए स्पेलिंग इसका मोर का, मूल ह्यूमस। इसमें लेयरिंग प्रेजेंट होती है। थोड़ी देर पहले हमने बताया था पिछले क्लास में लेयर बाय लेयर डिपोजिशन, तो लेयरिंग इसमें प्रेजेंट होते हैं, उसमें लेयरिंग एब्सेंट होते हैं। इसमें फंजाई ज्यादा होता है, बैक्टीरिया कम, उसमें बैक्टीरिया ज्यादा फंजाई कम। इसमें अर्थवर्म एब्सेंट होते हैं और उसमें अर्थवर्म प्रेजेंट होते हैं। लीटर फ्रेशली फॉलन था, डफ पार्शियली डिकम्पोज था और ह्यूमस कंप्लीटली डिकम्पोज। आपने एक टर्म सुना है डफर, इसी डफ से आया। डफ का मतलब होता है पार्शियली डिकम्पोज। यानी डफर क्या है? किसी को डफर कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसका ब्रेन ना पार्शियली डिकम्पोज कर। तो मैंने सोचा कि इसी का इंसल्ट भी करना चाहिए, ढंग से करना चाहिए, आधा अधूरा ठीक नहीं लगता। तो उसको ह्यूमस क्यों नहीं बोल देते? कंप्लीटली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस क्यों नहीं बोलते? ह्यूमस अगर ह्यूमस बोलेंगे ना तो उसका इंसल्ट नहीं होगा, उल्टा तारीफ होने लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि हमने बताया ह्यूमस मोस्ट फर्टाइल पार्ट, सारे सॉइल न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर है और सेल के लिए उतना एसेंशियल है जितना सेल के लिए प्रोटोप्लाज्म एसेंशियल है।
सॉइल के लिए उतना ह्यूमस एसेंशियल है। तो किसी को अगर यदि ह्यूमस बोल देंगे तब तो उल्टा तारीफ होने लगेगा, इसलिए लोग बोले नहीं डफर ही सही है, पार्शियली डिकम्पोज। हम लोगों को 5th नंबर में लिखना है सॉइल ऑर्गेनिज्म। ये होते हैं वेरिएबल। इसमें 3 टाइप होते हैं, ये 3 चीजों को इंक्लूड करता है। माइक्रोफ्लोरा, माइक्रो का मतलब स्मॉल, फ्लोरा का मतलब प्लांट। माइक्रोफोना और मैक्रो। सॉइल में 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रोफ्लोरा, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, फ्लोरा का मतलब प्लांट। इट इंक्लूड किस चीज को, बैक्टीरिया एंड फंगस। आप कहेंगे ये प्लांट कहाँ, दोनों में सलवाल है ना, इसलिए हम लोग इसको प्लांट अभी बोल करके इसको बोलते हैं माइक्रोफ्लोरा। ये भी सॉइल में प्रेजेंट है। माइक्रोफोना, माइक्रो का मतलब स्मॉल, फोना का मतलब एनिमल, छोटा वाला एनिमल। क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे एनिमल ऑफ प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ के जो एनिमल है वो क्या है, माइक्रोफोना। मैक्रोफोना क्या है, मैक्रो का मतलब लार्जर, फोना का मतलब एनिमल। ये किसको इंक्लूड करेगा मैक्रोफोना, तो हम लोग कहते हैं इट इंक्लूड एनेलिडा, निमेटोडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। मैक्रो का मतलब होता है थोड़ा लार्जर, फोना मतलब एनिमल। इट इंक्लूड एनिमल ऑफ एनेलिडा, निमेटोडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। इस सब फाइलम के एनिमल को हम लोग जो सॉइल में रहते हैं उस सबको हम लोग मैक्रोफोना कहते हैं। अब प्रोटोजुआ का एनिमल माइक्रोफोना है, बैक्टीरिया फंजाई माइक्रोफ्लोरा है। ये सब सॉइल ऑर्गेनिज्म। 6 नंबर में है सॉइल पोर, या इसी को लोग पोरोसिटी ऑफ सॉइल बोलते हैं। और ये भी 2 होता है, एक काम है माइक्रोपोर और एक है मैक्रो। माइक्रोपोर क्या है, तो हम लोग कहते हैं सॉइल हैविंग डायमीटर लेस देन 20 म्यूएम। सॉइल हैविंग डायमीटर लेस देन 20 म्यूएम, तो उसको माइक्रोपोर बोलते हैं। मैक्रोपोर क्या है, तो सॉइल हैविंग डायमीटर मोर देन 20 म्यूएम। वो सॉइल पोर जिसका डायमीटर 20 म्यूएम से कम होगा उसको कहेंगे माइक्रोपोर। यानी इट इज स्मॉल पोर हैविंग डायमीटर लेस देन 20 म्यूएम। इट होल्ड वाटर बाय कैपिलरी एक्शन, सो कॉल्ड कैपिलरी पोर। ये वाटर को होल्ड करता है कैपिलरी एक्शन से, इसलिए इसको कैपिलरी पोर। ये मैक्रोपोर है, इट इज लार्जर पोर हैविंग डायमीटर मोर देन 20 म्यूएम एंड इट होल्ड एयर and it is habitat for many soil organism like animal of Annelida, Nematoda, Arthropoda, Mollusca etc. इन सब के एनिमल। यानी ये छोटा पोर है, वाटर को होल्ड करता है कैपिलरी एक्शन से, इसलिए इसको कैपिलरी पोर बोलते हैं। ये लार्जर पोर है, ये एयर को होल्ड करता है और साथ ही साथ ये हैबिटेट है बहुत सारे सॉइल ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी एनेलिडा, निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का सबके एनिमल भी इसी में रहते हैं। तो वो मैक्रो। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन में कौन सा पोर है सॉइल का जो वाटर से फिल हो जाता है। वाटर लॉगिंग कंडीशन में कौन सा पोर है जो वाटर से फिल हो जाता है, उसका आंसर होता है मैक्रोपोर। माइक्रोपोर में तो पानी हमेशा रहता है,
माइक्रोपोर में वाटर हमेशा रहता है। जब वाटर मैक्रो में आ गया ना तो हम लोग कहेंगे वाटर लॉन्ग। जब मैक्रो में आ गया तो वो वाटर लॉन्ग। सेवंथ और आखिरी है इसका, वो है पीएच ऑफ वाटर। हम लोग कहते हैं पीएच ऑफ फर्टाइल सॉइल में वेरी फ्रॉम 3 to 10। फर्टाइल सॉइल का पीएच कहां कहां तक वेरी करता है, 3 to 10। बट सॉइल हैविंग पीएच 5.5 to 6.5 इज आइडियल फॉर कल्टीवेशन। स्लाइटली एसिडिक पीएच जो होते हैं 5.5 से 6.5 का, ये आइडियल होता है कल्टीवेशन, आइडियल फॉर कल्टीवेशन। हमने बताया कि 3 से 10 अगर सॉइल का पीएच है तो वहां पर प्लांट ग्रो करेगा। लेकिन वो सॉइल जिसका पीएच 5.5 से 6.5 होगा वो आइडियल होते हैं कल्टीवेशन, प्रोडक्टिविटी से ज्यादा। एक किसान है अपने खेत में अच्छे क्वालिटी के सीड को लगाता है, टाइम से पानी भी डालता है, फिर भी प्रोडक्टिविटी उतना ज्यादा नहीं, तो मैं उस किसान को कहूंगा कि आप एक बार अपने सॉइल को टेस्ट करवाइए, उसमें फर्टिलिटी का पता लगे। तो सॉइल को कैसे टेस्ट करते, खेत से रेंडमली 8-10 जगह से थोड़ा थोड़ा मिट्टी लेते हैं, उस मिट्टी को पानी में डिजोल्व किया जाता है। अगर डिजोल्व करने से झाग बनता है तो उसका मतलब उसमें ह्यूमस कंटेंट ज्यादा है। अगर झाग बन ही नहीं रहा है तो उसका मतलब उसमें ह्यूमस है ही नहीं या बहुत कम ह्यूमस। तो ऐसे किसान को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने खेत में कंपोज दीजिए। कंपोज जानते हैं ना, गोबर वाला या पत्ते उत्ते को सड़ा करके जो बनाते हैं, तो कंपोज डालिए। लेकिन सपोज कीजिए कि झाग बराबर बन रहा है, बढ़िया बन रहा है, तो मैं उसका पीएच टेस्ट करूंगा। अगर पीएच बहुत ही कम, मान लीजिए 4-5 पीएच, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी कम होगा, तो हमें पीएच को बढ़ाना पड़ेगा। तो पीएच को कौन बढ़ाता है, कैल्शियम और पोटेशियम। कैल्शियम एंड पोटेशियम इंक्रीज करता है पीएच को। ये सॉइल के वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बनाती है, CaOH2 और KOH, ये बेस बनाता है जो पीएच को इंक्रीज करता है। और NPS ये पीएच को डिक्रीज करता है। नाइट्रोजन वाटर के मॉइस्चर से रिएक्ट करके HNO3 बनाता है। फास्फोरस वाटर के मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके H3PO4 बनाता है। सल्फर वाटर के मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाता है। ये सब एसिड है जो पीएच को कम करता है। तो किसी के खेत का प्रोडक्टिविटी कम है तो सबसे पहले उसका ह्यूमस टेस्ट करेंगे, ह्यूमस कितना है। अगर ह्यूमस कम है तो कंपोस्ट डालेंगे, अगर ह्यूमस ठीक है तो उसका पीएच टेस्ट होगा। पीएच अगर यदि बढ़ाना है 5.5 से 6.5 करने के लिए तो कैल्शियम और पोटेशियम देंगे। पीएच कम करना है यानी पीएच पहले से ज्यादा उसको कम करना है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर देंगे। इसी के साथ सॉइल जो है वो खत्म होता है, जितने भी एबायोटिक फैक्टर थे वो सब खत्म होता है। हम लोग जो अभी शुरू करेंगे रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर है और सबसे फर्स्ट हमने हेडिंग बनाया है रेगुलेट। सुनेंगे ये सब कंप्लीट थ्योरेटिकल चीज है, मैं दो दो बार बोल दिया करूंगा, एक एक लाइन को समझाऊंगा, सुनना है। रेगुलेट क्या है, तो सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन देयर होम्योस्टेसिस।
some organisms are able to maintain their homeostasis by physiological and behavioral means to ensure constant body temperature, constant osmotic concentration, etc. कुछ ही ऑर्गेनिज्म जो अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। होम्योस्टेसिस बोलने का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है किस तरह से? फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल मीन्स से, और इंश्योर करते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, इन सब चीजों से। Only birds, mammals and few invertebrates, only birds, mammals and few invertebrates are able to maintain their homeostasis. Only birds, mammals and few invertebrates are able to maintain their homeostasis. These are simply called regulators. बर्ड, मैमल और कुछ इन्वर्टिब्रेट है जिसके पास एबिलिटी है कि वो अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रेगुलेटर। बर्ड्स, मैमल्स तो समझ में आया। सम इन्वर्टिब्रेट क्या है? बर्ड्स, मैमल्स एंड सम इन्वर्टिब्रेट, ये किस फाइलम का? ये मोलस्का के एनिमल होते हैं। एक्चुअली वो रेगुलेट नहीं होते हैं, वो होते हैं पार्शियल रेगुलेट। इस सब को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रेगुलेट। फिर हम लोग कहते हैं बॉडी टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन नॉट चेंज विद सराउंडिंग इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? थर्मोरेगुलेट, जो सिर्फ टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। यानी बॉडी टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे? थर्मोरेगुलेट। And in aquatic organism, osmotic concentration of body fluid cannot change with surrounding water osmotic concentration. Osmotic concentration body fluid का सराउंडिंग वाटर के osmotic concentration के साथ चेंज नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे? ऑस्मोरेगुलेट। वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होगा, तो वो थर्मोरेगुलेट। वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी कंसंट्रेशन, बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सराउंडिंग वाटर के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होगा, उसको ऑस्मोरेगुलेट। और जो दोनों चीज को मेंटेन किया, उसको रेगुलेट। मेनी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट region of success of mammal is their regulate behavior. Therefore, nowadays human found it extremely colder polar area as well as extremely hotter Sahara desert. हम लोग क्या कहते हैं? बहुत सारे इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं कि मैमल के सक्सेस का मेन रीजन उसका रेगुलेट बिहेवियर। मैमल के सक्सेस का मेन रीजन उसका रेगुलेट बिहेवियर है। इसी बिहेवियर के अनुसार, इसी बिहेवियर के वजह से आज ह्यूमन एक्सट्रीमली कोल्डर पोलर एरिया में भी मिलते हैं और एक्सट्रीमली हॉटर सहारा डेजर्ट में भी मिलते हैं। We maintain our constant body temperature of 37 डिग्री सेल्सियस इन ऑल सीजन। समर हो, ऑटम हो, स्प्रिंग हो, विंटर हो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। In summer season, when environmental temperature is more than 37 degrees Celsius, in this case, we sweat profusely, and sweat evaporates and decreases body temperature just as desert cooler. समर सीजन में आप देखिएगा दिल्ली का टेम्परेचर 47 डिग्री तक पहुंच जाएगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर उस दिन भी 37 होगा। तो फिर उस दिन हम अपने बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करेंगे? स्वेटिंग होगा, बॉडी से स्वेट इवोपरेट होंगे, वो स्वेट इवोपरेट होकर के बॉडी के टेम्परेचर को कम करेगा, जैसा कि डेजर्ट कूलर करता है। ये पानी वाला कूलर क्या करता है? किस मैकेनिज्म पे काम करता है? पूरे रूम में मॉइस्चर को स्प्रेड करता है, और मॉइस्चर इवोपरेट होते हैं तो रूम का टेम्परेचर कम होता है। बिल्कुल उसी तरह से स्वेट इवोपरेट होकर के बॉडी टेम्परेचर को कम करता है। इन विंटर सीजन, व्हेन एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज far below 37 degrees Celsius. In this case, we maintain our constant body temperature by shivering. It is a type of biological exercise which increases the rate of respiration and help in maintenance of constant body temperature.
विंटर सीजन में आपने देखा था दिल्ली का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। उस दिन भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था, क्योंकि उस दिन हम लोग शिवरिंग कर रहे थे। एक टाइप का बायोलॉजिकल एक्सरसाइज है जिसमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, जिसके वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी से थर्मो रेगुलेशन होता है। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग क्या है, रेगुलेट। एक बार फिर से मेरी बातों को सुन लीजिए, मैं सारा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप एक बार सुन लीजिएगा, सब समझाऊंगा। रेगुलेट क्या है, तो सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन देयर होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मींस टू इंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एटसेट्रा। फिर हम लोग कहते हैं only birds, mammals and few invertebrates are able to maintain their homeostasis. These are simply called regulator. Body temperature of organism cannot change with surrounding environmental temperature, तो उसको कहेंगे thermoregulate. In aquatic organism, osmotic concentration of body fluid cannot change with surrounding environment, surrounding water osmotic concentration, तो उसको कहेंगे osmoregulate. Many evolutionary biologists believe that reason of success of mammal is their regulate behavior. Therefore, nowadays, human found in extremely colder polar area, Antarctica area, as well as extremely hotter Sahara desert. रेगुलेट बिहेवियर की वजह से ह्यूमन पोलर एरिया में भी मिलते हैं और एक्सट्रीमली हॉटर सहारा डेजर्ट में भी मिलते हैं। फिर हम लोग कहते हैं we maintain our constant body temperature of 37 degrees Celsius in all season. In summer season, when environmental temperature is more than 37 degrees Celsius, in this case, body sweat profusely and sweat evaporate and decreases body temperature just as desert cooler. स्वेट इवोपरेट होता है और बॉडी टेम्परेचर को कम करता है, जैसा कि डेजर्ट कूलर करता है। इन विंटर सीजन व्हेन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इज far below 37 degrees Celsius. In this case, we maintain our constant body temperature by shivering. It is a type of biological exercise which increases the rate of aerobic respiration and help in maintenance of constant body temperature. यानी समर सीजन में स्वेटिंग होता है, वो क्या है, फिजियोलॉजिकल मीन्स, और विंटर में शिवरिंग होता है, ये क्या है, बायोलॉजिकल मीन्स। और हम लोग अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, तो रेगुलेट है, जिसका एग्जांपल बर्ड्स, मैमल्स और फ्यू इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट कौन सा, मोलस्का का एनिमल होता है, सिफेलोपोडा क्लास का होता है, वो एक्चुअली पार्शियल रेगुलेट होते हैं, अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। सेकेंड है कन्फर्म। ये क्या है, तो हम लोग कहते हैं about 99% of animal and almost all plants cannot maintain their homeostasis. Their internal environment change with surrounding environment. These organisms are simply called conformers. 99% एनिमल और ऑलमोस्ट ऑल प्लांट अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं कर पाते, उसका इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कन्फर्मर। इंटरनल एक्सटर्नल के साथ चेंज हो गया तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिंपल लैंग्वेज में कन्फर्मर। फिर हम लोग कहते हैं कि बॉडी टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म चेंज विद सराउंडिंग इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, उसको हम लोग थर्मो कन्फर्मर कहते हैं, जो सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करता है, इंटरनल टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ, बॉडी टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज करता है, उसको हम लोग थर्मो कन्फर्मर कहते हैं। इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चेंज विद सराउंडिंग वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, उसको ऑस्मो कन्फर्मर कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग इन्वायरमेंट टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, उसको थर्मो कन्फर्मर। वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जिसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड का सराउंडिंग वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के साथ चेंज होगा, उसको ऑस्मो कन्फर्मर कहेंगे। अब वो ऑर्गेनिज्म जो इन दोनों चीज को मेंटेन करेगा, उसको कन्फर्मर। कन्फर्मर थर्मो भी हो सकता है और ऑस्मो दोनों, तो कन्फर्मर सिंपल। लोग कहते हैं थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस।
एनर्जी खर्च। एंड हीट लॉस एंड हीट गेन इज सरफेस रिलेटेड फेनोमेनन। Thermoregulation is energy expensive process and heat loss and heat gain is surface related phenomenon. Therefore, larger body have a small surface area per volume which reduces the heat loss. Therefore, very small size organism like hummingbird, sunbird and shrew are rarely found in extremely colder polar area. मैंने क्या बोला? थर्मोरेगुलेशन एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस, फ्री में नहीं होता है, इसमें एटीपी खर्च करना पड़ता है। थर्मोरेगुलेशन एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। हीट लॉस और हीट गेन सरफेस रिलेटेड फेनोमेनन। हीट लॉस और हीट गेन सरफेस से रिलेटेड, यानी लार्जर बॉडी होगा तो स्मॉल सरफेस एरिया पर वॉल्यूम होगा। हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि लार्जर बॉडी हैव स्मॉल सरफेस एरिया पर वॉल्यूम, तो हीट लॉस कम होगा। यही रीजन है कि काफी छोटे साइज के एनिमल, हमिंग बर्ड, सन बर्ड और श्रू जैसा एनिमल कोल्डर एरिया में नहीं मिलते, क्योंकि उससे हीट लॉस काफी। एक ग्राफ बनाया हुआ है, पहले वो ग्राफ बनाते हैं फिर बताते हैं आपको, आपकी एनसीईआरटी में। ये एक्सटर्नल लेवल बढ़ रहा है, इंटरनल कांस्टेंट, इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है? रेगुलेशन। और ये देख रहे हैं एक्सटर्नल इंटरनल के साथ चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कन्फर्म। और ये क्या है? पार्शियल। रेगुलेट क्या होता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होने से भी इंटरनल कांस्टेंट होता है। एक्सटर्नल चेंज होने से भी इंटरनल कांस्टेंट है, तो उसको रेगुलेट करते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो रहा है, तो उसको कन्फर्मर। और पार्शियल रेगुलेट होते हैं, कुछ टाइम पे रेगुलेट बाद में कन्फर्मर, कुछ टाइम कन्फर्मर बाद में रेगुलेट, तो उसको हम लोग पार्शियल रेगुलेट। अच्छा एक बात बताइए, पार्शियल रेगुलेट को पार्शियल कन्फर्मर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। पार्शियल रेगुलेट को पार्शियल कन्फर्मर भी। आपके एनसीईआरटी में तो यही ग्राफ बनाया, लेकिन पार्शियल रेगुलेट का एक ग्राफ ये भी तो हो सकता है। ये भी तो पार्शियल रेगुलेट है, कुछ टाइम पे रेगुलेट बाद में कन्फर्मर, कुछ टाइम कन्फर्मर बाद में रेगुलेट, ये भी पार्शियल रेगुलेट है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं बनाया। अब बात करते हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा कि बहुत सारे इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं कि मैमल के सक्सेस का मेन रीजन उसका रेगुलेट बिहेवियर। तो 99% एनिमल और ऑलमोस्ट ऑल प्लांट, 99% एनिमल ऑलमोस्ट ऑल प्लांट कन्फर्मर थे। इस क्वेश्चन का आंसर भी एनसीईआरटी ने ही दिया। बोला इस चीज को ना ह्यूमैनिटी में समझिए, मानवता में समझिए क्या। बोला कि एसी के बारे में कितने काम करती है, समर हो, ऑटम हो, स्प्रिंग हो, विंटर हो, रूम के टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखता है, जिस पर हम लोग सबसे ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करते हैं। समर हो, ऑटम हो, स्प्रिंग हो, विंटर हो, हर एक सीजन में रूम के टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखता है, जिस पर हम लोग सबसे ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करते हैं। इसीलिए हम लोग अपने घरों में एसी लगाते हैं, गाड़ियों में एसी लगाते हैं, ऑफिस में एसी लगाते हैं,
क्लासरूम में एसी लगाते हैं क्योंकि रूम के टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करता है, जिस पर हम लोग सबसे ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या इंडिया का हर फैमिली एसी अफोर्ड कर सकता है? नहीं। एक तो इसका कॉस्ट ज्यादा, दूसरा एनर्जी कंजप्शन हाई है, बिजली का बिल भी काफी ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी काफी ज्यादा आएगा। इंडिया का हर फैमिली एसी को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कहने की बात वही है कि रेगुलेट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें एनर्जी का एक्सपेंस काफी ज्यादा। सपोज कीजिए एक रिक्शा वाला, एक ठेला वाला मन में सोच लिया कि हम अपने घर में एसी लगाएं। उसने कहीं से 0% के डाउन पेमेंट पे रेस्ट ऑन ईएमआई पे एसी खरीद के लगा भी लिया, तो क्या रिक्शा चला करके, ठेला चला करके वो ईएमआई भरेगा एसी का या एसी का बिल भरेगा? तो उसके बस की बात नहीं, उसको कुछ और करना पड़ेगा। रिक्शा ठेला चलाने से नहीं होगा, उसे कुछ और काम करना पड़ेगा अगर वो अपने घर में एसी लगाना चाहता है। वही चीज यहाँ भी, अगर कोई कन्फर्मर रेगुलेट होने का कोशिश किया, कन्फर्मर रेगुलेट होने का कोशिश किया, तो अपना एनर्जी का डिमांड बढ़ जाएगा, उसका फूड का डिमांड बढ़ जाएगा, तभी वो हो सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ज्यादातर एनिमल क्या होते हैं? कन्फर्मर ही होते हैं। ये ग्राफ को मैं आपके एनसीईआरटी के लैंग्वेज में ही समझाता हूँ। ये इंडिया का अपर क्लास फैमिली, अपर क्लास फैमिली जिनके घर में सेंट्रलाइज एसी लगा, समर है, ऑटम है, स्प्रिंग है, विंटर है, पता ही नहीं चलता है, घर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। कहीं बाहर घूमने निकले, गाड़ी में बैठे तो गाड़ी का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस। शॉपिंग करने के लिए कभी मॉल गए, वहां पर भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और उनके परिवार के बच्चे टारगेट पीएमसी पढ़ने आए, यहाँ भी एसी लगा करके टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया। ऐसे परिवार को हम लोग कहते हैं रेगुलेट। और ये है अपना इंडिया का लोअर क्लास, जो बेचारा समर सीजन में स्वेट को इवोपरेट करा करके बॉडी टेम्परेचर को कम करता है, और विंटर सीजन में शिवरिंग करके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। यानी एक्सटर्नल इंटरनल के साथ चेंज होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कन्फर्मर। एक्सटर्नल इंटरनल के साथ चेंज हो रहा है तो इसको हम लोग कन्फर्मर। और ये है अपने इंडिया का मिडिल क्लास फैमिली, पार्शियल। इंडिया का मिडिल क्लास फैमिली जो बेचारा सैंडविच बना हुआ है, अपर क्लास और लोअर क्लास। इनके घर में एसी है लेकिन वो चलाते नहीं। चलाएंगे कब? मई, जून, जुलाई, अगस्त। उसके बाद फिर एसी को प्लास्टिक सबसे बंद कर दिया। इनके घर में एसी है लेकिन चलाते नहीं है। चलाएंगे कब? मई, जून, जुलाई, अगस्त में, और सितंबर में फिर से बंद करके रख देंगे। ये हम लोग कहते हैं वो पर्सन जो नया नया मिडिल क्लास बनाई, जोश जोश में एसी खरीद के लाया, 2-3 महीने एसी चलाया, बिल आया तो दिमाग ठंडा हुआ, ने पहले ही ठीक था। रेगुलेट बाद में कंफर्म, इसको हम लोग कहते हैं ये सब क्या है? पार्शियल रेगुलेट है। ऐसे मिडिल क्लास फैमिली को पार्शियल रेगुलेट। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल, हम लोगों को तीसरा जानना है, वो है माइग्रेट। माइग्रेट क्या है? इट इज टेम्पररी मूवमेंट ऑफ एनिमल from a stressful zone to hospitable zone and return back when a stressful period is over. टेम्पररी मूवमेंट है एनिमल का, कहां कहां? स्ट्रेसफुल जोन से मोर हॉस्पिटेबल जोन में। हॉस्पिटेबल मतलब एरिया ऑफ कंफर्ट, जोन ऑफ कंफर्ट जोन में आ जाना स्ट्रेसफुल जोन से, एंड रिटर्न बैक व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। Many birds shows migration from Siberia and other extremely colder countries to Ghana Bird Sanctuary of Kevla Dev National Park of Bharatpur, Rajasthan during extreme winter
and return back just with the end of winter season. बहुत सारी बर्ड माइग्रेशन शो करती है, कहाँ से कहाँ, साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्डर कंट्री से उड़ करके कहाँ आ जाती है, घाना बर्ड सेंचुरी, केवला देव नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान में, वहां पे कब आती है, नवंबर हाफ के बाद, और वापस कब जाती है, फरवरी हाफ के बाद। ये क्या है, माइग्रेशन। बहुत सारे वेल जो होती है वो भी माइग्रेट करती है, कोल्डर वाटर से वार्मर वाटर में मूव करती है। ये सब क्या, टेम्पररी मूवमेंट है एनिमल का स्ट्रेसफुल जोन से हॉस्पिटेबल जोन में, उसी को माइग्रेशन। जैसे साइबेरियन बर्ड कहाँ आ जाती है, भरतपुर। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, इसको हम लोग साइबेरियन बर्ड क्यों बोलते हैं? इसको हम लोग राजस्थानी बर्ड, इंडियन बर्ड क्यों नहीं बोलते? मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि राजस्थान में गर्मी पड़ने लगा तो बर्ड यहाँ से उड़ करके साइबेरिया चली गई, जब फिर राजस्थान का टेम्परेचर कम होगा तो वापस आ जाएगा। इसका मेन रीजन क्या होता है, कोई भी बर्ड अपने नेटिव एरिया में मैटिंग करती है और माइग्रेटरी एरिया में ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करती है। कोई भी बर्ड अपने नेटिव एरिया में मैटिंग करती है और माइग्रेटरी एरिया में ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करती है। वो साइबेरियन बर्ड ना साइबेरिया में मैटिंग की और भरतपुर राजस्थान आकर के अच्छा जगह देख करके एग ले करती है, एग से बच्चे हैच करते हैं, फेदर सब आ जाता है, बच्चे उड़ना सीख जाते हैं, तो फिर वो बर्ड राजस्थान से भरतपुर से वापस साइबेरिया जाते हैं। मैं तो कई बार सोचता हूँ तो आश्चर्य रह जाता हूँ, वो बच्चे जो अभी 1-2 महीने के हुए हैं वो भी साइबेरिया भरतपुर से लगभग में 4,500 किलोमीटर से ज्यादा है, लगभग में 5,000 किलोमीटर है, बच्चे नॉन स्टॉप उड़ करके जाते हैं। तो क्योंकि भरतपुर में ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, मैटिंग नहीं होता है, इसलिए साइबेरिया नेटिव एरिया है और भरतपुर माइग्रेटरी। जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा, आपके एनसीईआरटी बुक को तो मजाक करने का आदत है, तो उसमें लिखा हुआ है कि जैसे दिल्ली के लोगों को देखिए, समर सीजन में जब दिल्ली में गर्मी काफी ज्यादा होता है तो दिल्ली के लोग माइग्रेट करके शिमला चले जाते हैं, और जब दिल्ली में रेनफॉल सब शुरू होते हैं तो वापस माइग्रेट करके दिल्ली आ जाते हैं। ऐसा कौन करता है, आपके नजर में कोई करता है दिल्ली से शिमला जाता है समझ? अरे हम लोग ह्यूमन हैं, सबसे एडवांस एनिमल हैं, रेगुलेट हैं इतने अच्छे, और हमें तो इतना औकात है कि हम लोग इन्वायरमेंट को बदल सकते हैं, घर में एसी लगा करके इन्वायरमेंट को बदल सकते हैं, तो फिर माइग्रेशन करने की आवश्यकता का। अब मान लेते हैं एनसीईआरटी की बात की कोई पर्सन दिल्ली से मूव करके शिमला चला भी गया, तो वो ट्रू सेंस में माइग्रेशन है, क्योंकि हमने क्या बोला, माइग्रेटरी एरिया में ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करना है, मैटिंग नहीं करना है। ये तो बिल्कुल ही अपोजिट मीनिंग दे रहा है, इसलिए हम लोग बस कह देते हैं कि दिल्ली से शिमला गया, शिमला से दिल्ली आया, माइग्रेशन, लेकिन वो ट्रू सेंस में माइग्रेशन नहीं, वो अपोजिट मीनिंग। और फोर्थ है और आखिरी है सस्पेंड, फोर्थ और आखिरी है सस्पेंड। क्या है, तो हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया, फंजाई और मेनी लोअर प्लांट फॉर्म thick, hard and highly resistant covering around their body. Bacteria, fungi and many lower plants form thick, hard and highly resistant covering around their body during unfavorable conditions. On coming of favorable condition, a spore wall get break and organism again become active. आप लोग पढ़े होंगे बैक्टीरिया में सिस्ट वाल का फॉर्मेशन होता है, इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आते हैं स्पोर वाल ब्रेक हो जाता है, ऑर्गेनिज्म फिर से एक्टिव हो जाता है। यानी ये टाइप का रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन, ये रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं ये जस्ट एक पेरिनेशन है, अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट कर रहा है, ये जस्ट एक पेरिनेशन है जो अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट कर रहा है। फिर हम लोग दूसरी बात कहते हैं, मेनी प्लांट प्रोड्यूसेस सीड
which goes under dormancy to suspend their life during unfavorable condition. On coming of favorable condition, dormancy period of seed get over and seed germinate to form new independent plant. जैसे हम लोग wheat के प्लांट की बात करते हैं, अभी सीड का फॉर्मेशन हुआ है, प्लांट सेनेसेंस में गया और व्हीट हार्वेस्ट भी हो रहा होगा खेत में, मैं वो व्हीट के ग्रेन को निकाल के खेत में अभी डाल दूं, एक भी जर्मिनेट नहीं करेगा। वो जर्मिनेट कब करेगा? अक्टूबर नवंबर के महीने, तब तक वो कहाँ रहेगा? वो बिल्कुल सस्पेंड किए हुए हैं लाइफ को डोरमेंसी में जाकर। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, डोरमेंसी पीरियड खत्म हो जाएगा और व्हीट का सीड जर्मिनेट होकर के न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट। तीसरी बात कहते हैं पोलर बियर गोज अंडर हाइबरनेशन to suspend their life during unfavorable condition. On coming of favorable condition, organism again become active. जब टेम्परेचर काफी कम होने लगता है, दिसंबर के शुरू में या नवंबर के लास्ट में, पोलर बियर ग्लेशियर के अंदर छुप जाते हैं और निकलते हैं कब? मार्च के शुरू में, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक। इतने दिन तक वो ग्लेशियर के अंदर पड़े रहते हैं, अपने हार्ट बीट को कम कर लेते हैं, ब्रीदिंग रेट को कम करते हैं, ना खाना पीना खाते हैं, बस लाइफ को सस्पेंड किए रहते हैं। तो हम लोग कहते हैं वो हाइबरनेशन में गया है, लाइफ को सस्पेंड। आपने हाउस लिजार्ड, वॉल लिजार्ड को विंटर में नहीं देखा होगा, दिसंबर जनवरी में नहीं दिख रहा होगा, अब घर में दिखना शुरू हो गया। वो कहाँ पड़ा था? उसने अपने को हाइबरनेट किए हुए था, विंटर स्लीप में किए हुए था, लाइफ को सस्पेंड किए हुए था, ना खाना खा रहा था, ना पानी पी रहा था, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट ये सब को भी कम किए हुआ था। उसने लाइफ को क्या किया? सस्पेंड। मेनी फिश एंड स्नेल गोज अंडर एस्टिवेशन टू सस्पेंड देयर लाइफ ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। बहुत सारे फिश और स्नेल एस्टिवेशन में जाते हैं, समर स्लीप करते हैं, अपने लाइफ को सस्पेंड करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, ऑर्गेनिज्म अगेन बिकम एक्टिव, एस्टिवेशन से बाहर निकल जाते हैं, ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाते हैं। मेनी जूप्लैंक्टन गोज अंडर डायापॉज स्टेज to suspend their life during unfavorable condition. On coming of favorable condition, organism again become active. बहुत सारे जू प्लैंक्टन सस्पेंडेड डेवलपमेंट के स्टेज में जाते हैं, जिसको हम लोग डायापॉज बोलते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आते हैं, वो फिर से जू प्लैंक्टन एक्टिव होते हैं। मेनी एक्ट गोज अंडर प्यूपल स्टेज टू सस्पेंड देयर लाइफ ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। प्यूपल स्टेज क्या होता है? आपने देखा होगा विंटर सीजन में घर के कोने में, कॉर्नर सब पे मिट्टी का घर बन जाता है। वो कोने में ही क्यों बनता है? क्योंकि 3 एंगल मिलता है एग को चिपकाने से। तो बहुत सारे इंसेक्ट उस मिट्टी के घर के अंदर प्यूपल स्टेज में जाते हैं, अपने लाइफ को सस्पेंड करते हैं। और जब मार्च तक का महीना आता है, तो आप देखोगे उसमें एक छोटा सा होल हो जाता है, इंसेक्ट बाहर निकल जाते हैं और फिर से एक्टिव हो जाते हैं। तो उसने अपने लाइफ को क्या किया? सस्पेंड किया। तो ये सब सस्पेंडेड डेवलपमेंट का स्टेज है, इसी को सस्पेंड। तो सस्पेंड में मैंने आपसे क्या क्या बात किया? बैक्टीरिया, फंजाई और मेनी लोअर प्लांट गोज अंडर, बैक्टीरिया, फंजाई एंड मेनी लोअर प्लांट फॉर्म thick, hard and highly resistant covering around their body during unfavorable condition to suspend their life. On coming of favorable condition, a spore wall get break and organism again become active. Many plant produces seed during unfavorable condition which goes under dormancy to suspend their life. On coming of favorable condition, dormancy period of seed get over and seed germinate to form new independent plant. Polar bear goes under hibernation to suspend their life during unfavorable condition to suspend their life. On coming of favorable condition, organism again become active. Many fish and snail goes under estivation to suspend their life during unfavorable condition. On coming of favorable condition, organism again become active. Many zooplankton goes under diapause stage to suspend their life during unfavorable condition.
on coming of favorable condition organism again become active. Or many insects goes under pupal stage to suspend their life during unfavorable condition. On coming of favorable condition organism again become active. तो मैंने सस्पेंड में क्या क्या बोला, किसका सस्पेंड किससे है, बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट स्पोर वाल या सिस्ट वाल बनाता है, प्लांट डोरमेंसी में सीड को भेजता है, पोलर बियर और हाउस लिजार्ड ये हाइबरनेशन करते हैं, फिश और स्नेल एस्टिवेशन करते हैं, जू प्लैंक्टन्स डायापॉज स्टेज में जाते हैं, और हम लोग कहते हैं इंसेक्ट प्यूपल स्टेज में जाते हैं, लाइफ को सस्पेंड करते हैं। ये सब सस्पेंडेड डेवलपमेंट का फेज था। ये रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट के क्लास में पढ़ेंगे रेंज ऑफ टॉलरेंस या जोन ऑफ टॉलरेंस, इन्वायरमेंटल फैक्टर के रिस्पेक्ट में कितना रेंज होता है टॉलरेंस का किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उस सब को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रखते हैं। आज यहीं तक।